अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई थिंक आप ठीक होंगे और जो है वो अ, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू किए होंगे। राइट, तो हमने जो है वो लास्ट क्लास में सेकंड सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करूंगी थर्ड सेगमेंट पे। आज सिर्फ इंट्रो पढ़ेंगे कि फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म में हम इस सेगमेंट में हम लोग कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना फेमिनिस्ट थ्योरीज आएंगी इसमें। जैसे ये थ्योरीज तो हैं फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म हो गया, रेडिकल फेमिनिज्म हो गया, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म आ गया, साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, मेंस फेमिनिज्म या पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। राइट, ये सारी थ्योरीज जो हैं वो इस सेगमेंट में हम लोग कवर करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस इसमें एक होता है आइडियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है थ्योरेटिकल। अब इसमें आइडियोलॉजिकल में हम लोग थोड़ा सा दोनों मींस डिवाइडेड होते हैं। एक तो वेव्स पे और दूसरा थ्योरीज पे, ब्रांचेस जिसे आप कहते हैं ना, ये ब्रांचेस ही हैं थ्योरीज। तो इस सेगमेंट को हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको पहले इसको शुरू करवाती हूँ और आज मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करवाऊंगी कि इस पे हम लोग कैसे कवर करेंगे इस सेगमेंट को। तो ये सेक्शन जो है वो फोकस करता है फेमिनिज्म पे एंड इज बेस्ड ऑन फेमिनिस्ट थ्योरीज। ओके, एक तो ये फोकस करेगा फेमिनिज्म पे और दूसरा ये फोकस करेगा फेमिनिज्म थ्योरीज पे। अब मैं आपको कुछ बातें बताती चलूं कि ये जो मतलब थ्योरीज है ना ये इवॉल्व हुई हैं। जैसे लिबरल फेमिनिज्म हो गया, ओके, तो वो फर्स्ट वेव में हुआ था। जैसे रेडिकल फेमिनिज्म हो गया, जैसे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म हो गया, तो वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये रिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो आज अब ये तो पहले मैं आपको सेपरेटली थ्योरीज करवा देती हूँ जिसको आप ब्रांचेस भी कहते हैं। ओके, पर आज जो है वो सिर्फ फेमिनिज्म क्या है उसी पे बात होगी। तो फेमिनिज्म एंड इज अ बेस्ड ऑन द फेमिनिस्ट थ्योरी पे ये बेस करता है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन फेमिनिस्ट थ्योरी। राइट, द वर्ड फेमिनिज्म इज derived फ्रॉम फ्रेंच वर्ड फीम। ये जो फेमिनिज्म वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, डिराइव हुआ है। ओके, जिससे हम कहते हैं फीम, कहते हैं उसे हम लोग। राइट, फीम विच मीन्स वुमेन, जिसका मतलब ये होता है कि वुमेन। फेमिनिज्म रेफर करता है पॉलिटिकल सोशल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को। ओके, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें पॉलिटिकल आ जाती हैं, इसमें सोशल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स आ जाती हैं। एक तो पॉलिटिकली फेमिनिज्म औरतों ने अपने राइट्स को कैसे जो है वो हाईलाइट किया है। पॉलिटिकली कैसे उन्होंने जो है वो सफराज मूवमेंट चलाई थी, कैसे कैसे ये जो है वो बुक्स लिखे गए और कैसे उसमें वुमेन को जो है वो उन्होंने कन्वेंशंस की, कैसे वुमेन ने अपने राइट टू वोट लिया, राइट टू इक्वलिटी लिया, राइट टू जो है वो यू नो गेट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड जो सोशल प्लेसेस होते हैं उसमें कैसे उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने की कोशिश की। तो फेमिनिज्म बेसिकली रेफर करता है पॉलिटिकल सोशल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को जो सीख करती है कि वो अचीव करे इक्वलिटी को। ओके, बिटवीन वुमेन एंड द मेन, इसमें हम लोग बेसिकली इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी बिटवीन द वुमेन एंड मेन। ओके, इसका प्राइमरी एम क्या होता है कि एलिमिनेट किया जाए डिस्क्रिमिनेशन को। मस्त। अब सोशल राइट्स और जो इंटेलेक्चुअल राइट्स, इंटेलेक्चुअल होता है मीन्स लॉजिकल, या उससे आप कहें कि कोहेरेंट कहें, आप लॉजिकल राइट्स कहें, इंटेलेक्चुअल राइट्स कहें। राइट, तो उन्होंने कैसे इन चीजों को, इक्वालिटी को, एक माइंडसेट जो है वो लोगों का बनाया कि विमेन को भी इक्वालिटी चाहिए। ओके, अब विमेन और मेन में दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। प्राइमरी एम इज टू एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेशन। पहला पहला जो उनका जो मकसद था वो ये था कि ये जो दोनों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो ये भेदभाव है, ये पार्शल बिहेवियर है, ये जो इनइक्वालिटी है,
उनको उसको खत्म किया जाए एंड इंश्योर किया जाए इक्वल राइट्स को। ओके, अपॉर्चुनिटीज को, स्टेटस फॉर द वुमेन को। ओके, इन दोनों में क्या किया जाए, इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इब्राहिम लिंकन डिफाइन करते हैं फेमिनिज्म को एज मूवमेंट ऑफ वुमेन। ओके, मूवमेंट ऑफ वुमेन बाय वुमेन फॉर वुमेन, राइट, ताकि ये अचीव कर सकें social, political, economic, and the legal equality of women with the men. ओके, मीन्स इनको इक्वालिटी चाहिए थी। ये मूवमेंट किसने चलाई थी, वुमेन ने चलाई थी, बाय वुमेन, औरतों के लिए चलाई गई, फॉर वुमेन, ताकि वुमेन वुमेन ने चलाई ओके मूवमेंट, और किसके लिए, औरतों की राइट्स के लिए, ताकि वो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड लीगल इक्वालिटी हासिल कर सकें। ओके, इक्वालिटी होनी चाहिए दोनों में, मेन एंड वुमेन के राइट्स में। ओके, इन सिंपल टर्म्स अगर हम लोग आगे देखें, अ मूवमेंट ऑफ द वुमेन बाय वुमेन एंड फॉर वुमेन टू अचीव वुमेन्स राइट्स। अब देखें वर्ड्स में थोड़ा सा ही अ, वो है, डिफरेंस है, बट ये आपको थ्योरीज की डेफिनेशन जरूर लिखनी होगी। ये आप कोई भी टॉपिक जो है वो ऐसा कोई आए, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस था ना सब्जेक्ट, उसमें भी आप थ्योरीज लिखते हो, ना सिर्फ इंटरनेशनल ऑथर्स की डेफिनेशन लिखते हो। डेफिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, थ्योरीज की नहीं। आप डेफिनेशन लिखते हो इंटरनेशनल ऑथर्स की और लोकल्स की भी। अब ये देखें, इसमें मैंने अब इब्राहिम लिंकन की दी है, तो आगे दूसरी डेफिनेशन भी दी हैं। ओके, अब नेक्स्ट को देख रहे लेते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट दैट चैलेंजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ओके, एंड ऑपरेशन अगेंस्ट द वुमेन। ये पॉलिटिकल मूवमेंट है जो चैलेंज करती है हर किस्म की इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन अगेंस्ट द वुमेन। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि अ टर्म फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट जो है was फर्स्ट यूज्ड इन द फ्रेंच। ये जो फेमिनिस्ट का लफ्ज है ना, ये पहली बार फ्रेंच में यूज हुआ था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी को। ओके, एंड लेटर गेन्ड द पॉपुलैरिटी इन द ग्रेट ब्रिटेन। और इसने क्या किया है, यूके में बाद में इसने 1980s में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। मेरी wollstonecraft और जेन एडम्स जो है ना, आर regarded as two of the pioneers and the mothers of the feminist। ओके, अब ये जो है ना, एक मेरी wollstonecraft की बात आप बार बार सुनेंगे, और ये जैन की सुनेंगे। ओके, रिगार्डेड एज द टू मदर्स हैं ये फेमिनिज्म की, पायोनियर्स एंड द मदर्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। इन्होंने जो है वो बड़ा काम किया है फेमिनिज्म पे। ओके, बिकॉज ऑफ देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन्स राइट्स, ओके, औरतों के हुकूक के लिए एंड सोशल रिफॉर्म्स पे। ओके, टू एस्पेक्ट्स जो हैं फेमिनिज्म की, टू अंडरस्टैंड द फेमिनिज्म प्रॉपरली वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स टू मेजर एस्पेक्ट्स। ओके, अगर हमें अंडरस्टैंड करना है फेमिनिज्म को प्रॉपरली, हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसकी टू एस्पेक्ट्स को। एक तो फेमिनिज्म एज अ हिस्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे जो वेव्स थी फेमिनिज्म की, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और ये फोर्थ जो है, जिसे आप साइबर जो है वो फेमिनिज्म भी कहते हैं। ओके, जो आई थिंक बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कंटिन्यू है। तो बेसिकली like every social movement, like feminism has its own historical development। feminism की भी अपनी ही historical development है। okay, like every social movement, feminism has its own historical development। okay, this historical development is commonly divided into the different waves में ये divided है। जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट वेव है, अब इसमें सिर्फ ये इंट्रो है, हम लोग इसमें अंदर जाएंगे, इन वेव्स को हम लोग बाकायदा पढ़ेंगे, और मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आप जो है वो इसको स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है।
वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का जब मैं आपको करवाऊंगी, तब भी मैं आपको बताऊंगी इस चीज के बारे में। पर ये अभी आप देख लें। ओके, फोकस्ड मेनली ऑन द विमेन्स लीगल राइट्स। फर्स्ट वेव में क्या था, उसमें था सफराज मूवमेंट की बात थी। ओके, पार्टिकुलरली द राइट टू वोट एंड द प्रॉपर्टी। कौन कौन सी बात चीजों पे उन्होंने जो है अपने राइट्स मांगे थे। एक तो उनके लीगल राइट्स थे। ओके, अब देखें, लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन करती है, उस वो काम है हमारी पार्लियामेंट का। ये हमारे जो नेशनल असेंबली के मेंबर बैठ के जो है वो ऊट पटांग बातें करते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं, और फजूल चीजों पे जो डिस्कशंस हो रही होती है ना पार्लियामेंट में बैठ के, उनके लिए, उन चीजों के लिए, ब्लेम गेम के लिए उनको नहीं बिठाया गया। उनको बिठाया गया है कि आप जो है वो, जिन लोगों ने आपको इलेक्ट किया है ना, उनके लिए आप बैठे, उनके इश्यूज को उजागर करें और उन पे काम करें, उन पे लॉज बनाएं। तो लेजिस्लेशन मींस मेकिंग अ लॉ, उनका काम है लॉ बनाना। फिर जो लीगल हमारा जो सिस्टम है, ओके, जैसे हमारी जो है वो कोर्ट्स हो गई, उनका काम है उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना। फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको ये होता है कि वो फॉलो करते हैं इस चीज को। राइट, तो बेसिकली जो विमेन के लीगल राइट्स है ना, जिसमें राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी आ जाता है ना, उस पे बात हो रही होती है। अगर हम लोग सेकेंड वेव की बात करें, पहले की आप डेट देख लें, 1848 से 90 तक। ओके, 1900 तक। सेकेंड वेव में आता है 1960 से 1980 तक। expanded the movement to issues such as workplace इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, फैमिली हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, या डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब इन्होंने बेसिकली ये मांगा था कि भाई जो ये सोशल प्लेसेस है ना, ये सबके लिए क्यों नहीं है। औरत को अगर वो बाहर जाके काम करेगी, ठीक है, अगर किसी इदारे में जा रही है, तो उनको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये उनको ये जो इश्यूज है ना सेक्सुअलिटी के, या ये जो फैमिली के और रिप्रोडक्टिव राइट्स तो उनको दिए गए हैं, पर उनको इक्वालिटी चाहिए वर्क प्लेस में भी। ओके, जो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं वो उनको जो है वो कम करने के लिए उन्होंने सेकंड वेव में आवाज उठाया। फिर थर्ड वेव आई 1990 से प्रेजेंट तक, तो एम्फसाइज करती है डाइवर्सिटी। डाइवर्स कहते हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ। ओके, जैसे आप एक सैलेड का बाउल बनाते हो ना, तो सैलेड में आप जो है वो बीटरूट भी डालते हैं, कुकम्बर भी डालते हैं। ओके, और जो है वो आप ऑनियन डालेंगे, आप जो है वो योगर्ट डालेंगे, कुछ भी, मतलब उसमें आप जो है वो केबेज डालेंगे, राइट, उसमें आप जो है मशरूम्स डालेंगे, तो वो उसमें डाइवर्स चीजें, डिफरेंट चीजें आप डालते हो उसको सैलेड बाउल को बनाने के लिए। डाइवर्सिटी का भी एग्जाम्पल वो ही है, एम्फसाइज करती है डाइवर्सिटी को, डिफरेंट चीजों को। इंडिविजुअलिटी को मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मेन है और विमेन है, तो विमेन को एज एन इंडिविजुअल तस्लीम किया जाए, उसके राइट्स को एज एन इंडिविजुअल माना जाए कि हाँ ही इज, विमेन भी जो है ना वो इक्वल जो है समाज का हिस्सा है, इंसानों की तरह उसको ट्रीट किया जाए। इंटरसेक्शनैलिटी, ओके, इंटरसेक्शनैलिटी की बात हो रही है, एंड इंक्लूजन। ओके, मतलब हर इदारे में उनको क्या दिया जाए, इंक्लूजन दी जाए, इंक्लूड किया जाए उनको। ओके, इंटरसेक्शनैलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग जो हैं वो मिलकर बैठकर काम कर सकते हैं। डिफरेंट जेंडर्स के, डिफरेंट रेसेस के लोग जो है वो काम करेंगे। इंक्लूजन होनी चाहिए ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। ओके, भले वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कल्चर से हो, उनको इंक्लूजन देनी चाहिए। इंटरसेक्शनैलिटी को प्रमोट किया जाए, इंडिविजुअलिज्म को जो है वो तस्लीम किया जाए, डाइवर्सिटी पे काम किया जाए। ओके, तो ये सारी चीजें थी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे। अब आ जाते हैं हम लोग, कुछ स्कॉलर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो फोर्थ वेव ऑफ वेव था,
वो बिगन हो गया था अराउंड 2012 से, प्राइमरीली थ्रू द डिजिटल एक्टिविज्म एंड सोशल मीडिया। ओके। अब ये प्राइमरीली क्या हुआ था, ये जो स्कॉलर्स थे वो फोर्थ वेव बिगन हुआ था 2012 में, प्राइमरली थ्रू द डिजिटल एक्टिविज्म एंड सोशल मीडिया। ये जो डिजिटल एक्टिविज्म चला था, स्पेशली आपने मूवमेंट्स कुछ देखे ना, जिसमें जो है वो मी टू मूवमेंट हो गया और दूसरी मूवमेंट्स हो गई, तो ये जो है वो बेसिकली डिजिटल एक्टिविज्म सोशल मीडिया पे जो मूवमेंट चलती है ना, उस पे बात होती है। अदर बिलीव्स दैट व्हाट इज कॉल्ड द फोर्थ वेव इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन है ये थर्ड वेव की, बट कुछ लोग ये भी मानते हैं, उनका मानना ये है कि ये जो फोर्थ वेव है ना, वो बेसिकली एक्सटेंशन है थर्ड वेव की, मीन्स ये थर्ड वेव ही कंटिन्यू है, वो ही एक्सटेंड हो रहा है, एंड इज बेटर डिस्क्राइब्ड एज अ साइबर फेमिनिज्म, और उनको इन्होंने इस नाम दिया है साइबर फेमिनिज्म। ओके। साइबर फेमिनिज्म, साइबर फेमिनिज्म जनरली हैज अ टू इंटरप्रिटेशन, दो मायने हैं, इंटरप्रेट आप कर सकते हो दो तरीकों से। सम स्कॉलर्स डिस्क्राइब इट एज अ विमेन्स एम्पावरमेंट, कुछ लोग इसको कहते हैं औरतों को एम्पावरमेंट करना साइबर फेमिनिज्म में, थ्रू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, एंड अदर इसको व्यू ऐसे करते हैं कि फेमिनिस्ट लीड सोशल मीडिया रेवोल्यूशन एम्ड एट चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटी ऑनलाइन। ऑनलाइन जो विमेन को जो सोशल मीडिया पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है वुमेन को, उसको चैलेंज करना और जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो उसको रिड्यूस करना ऑनलाइन। thus the history of feminism is generally studied through its different historical waves, जैसे कि ये हिस्ट्री है और फेमिनिज्म की, वो जनरली स्टडी होती है डिफरेंट हिस्टोरिकल वेव्स से। अब देखेंगे हिस्टोरिकल जो है वो फेमिनिज्म में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पे, मीन्स ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, जिसमें हम लोग ब्रांचेस पढ़ते हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं फेमिनिज्म की। ओके, तो इन पे बात होगी वैसे। तो फेमिनिज्म जो है एज एन आइडियोलॉजी, उसमें क्या करेंगे कि सेकंड एस्पेक्ट जो है फेमिनिज्म की इज इट्स आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसमें आइडियोलॉजीज क्या है, वो उसका पर्सपेक्टिव क्या है। अब मैं उस आइडियोलॉजिकल जो वर्ड है उसको थोड़ा सा आपके सामने तोड़ने की कोशिश करती हूँ। अब आइडिया, आइडिया जो होता है ना, ये एक आइडिया है, ठीक है। आपका किसी चीज के बारे में कोई आइडिया है, मेरा किसी चीज के बारे में कोई आइडिया है। ओके, किसी और का किसी चीज के बारे में कोई आइडिया है, और किसी चौथे का पांचवे का, फिर जो है वो कलेक्टिवली ये चीजें जो है वो उभर के आती हैं। अब आइडियोलॉजी जो है वो वर्ड है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई देखें, जैसे जैसे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आ रहे थे ना, तो लोगों के जो आइडियाज थे, लोगों के जो ओपिनियंस थे, लोगों की जो राय थी फेमिनिज्म पे, वो बदलती थी। ओके। अब सपोज करें फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जो सपोर्ट करता है कि भाई औरतों को राइट टू वोट दिया जाए, ठीक है, ये एक ग्रुप का 100 लोग हैं। सपोज करें हमारी सोसाइटी में, मैं कलेक्ट मतलब एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट सैंपल साइज मैंने 100 उठाइए, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं लोग, ठीक है। तो अगर देखें 100 में से अगर 60% लोगों का ये आइडिया है कि वुमेन को राइट टू वोट देना चाहिए, 40% लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, वुमेन को राइट टू वोट नहीं देना चाहिए। अब दोनों का जो आइडिया है वो अलग अलग है। ओके। एक सपोर्टर सपोर्ट करते हैं एक आइडिया को, और दूसरे सपोर्ट करते हैं दूसरे आइडिया को। बट इसमें आइडियोलॉजी जो होती है, जिसकी स्टडी होती है, उसको जब मेजोरिटी ऑफ पीपल सपोर्ट करते हैं ना लोग, तो वो उस ओपिनियन को माना जाता है। तो वैसे ही जैसे जैसे ये चीजें इवोल्व होती हैं, जैसे सफराज मूवमेंट में राइट टू वोट दिया गया, लिबरल फेमिनिज्म की बात होगी, उसमें भी आप ये देखेंगे चीजें। तो ये थ्योरीज आती हैं, फिर जो लोग होते हैं वो थ्योरीज देते हैं, अपनी राय को एक अमली जामा
पहनाने के लिए वो प्रॉपर थ्योरीज देते हैं, उस पे लिखते हैं कि भाई इस टाइम हमारा ओपिनियन ये था, ठीक है, उसमें की पॉइंट्स हमारी ये थी, उस पे क्रिटिसिज्म ये हुआ, लिमिटेशंस ये थी, ओके, और जो है वो कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया, एंड में जो है वो क्या देंगे वो, उस पे फाइनल रिमार्क्स देंगे। तो ये एक आइडिया बन गया, आइडिया बन गया, लोगोस बन गया, स्टडी बन गई, थ्योरी बन गई। तो समझ रहे हैं? तो ऐसे अंदर जाया करें, तह में जाया करें चीजों के, तभी आप जो है वो अ, समझ पाएंगे कि इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या। मोस्टली स्टूडेंट्स फेल होते हैं पेपर्स में, क्योंकि वो उस क्वेश्चन की नेचर को, क्वेश्चन की वर्डिंग को समझ ही नहीं पाते कि ये पूछ क्या रहे हैं। अब देख, हम लोग जब एमबीए करते थे तो हमारा जो है वो एक सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसमें सर ने ब्रांचेस की जगह लिख लिया प्रोस्पेक्ट्स। तो बच्चे बहुत सारे समझ ही नहीं पाए उस चीज को। ओके, एक वर्ड होता है बेंचमार्क। ओके, बेंचमार्क को, या अपना यार्ड स्टिक हो, अब इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर लो तो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो गए, राइट। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाओगे तो आप आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे। छोटी सी गलती की वजह से 1 साल की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है, फिर फायदा नहीं ना हुआ। समझने की कोशिश किया करें, जल्दी नहीं किया करें चीजों में, जो है वो डीप में जाया करें। तो आइडियोलॉजी रेफर करता है द सेट ऑफ आइडियाज। अब वही देखे ना, बात हो रही है, आइडियाज हो गए, बिलीव्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, वैल्यूज हो गए, दैट गाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल हो गया या ग्रुप्स को, टुवर्ड्स अचीविंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ओके, या तो सोशल उनका जो है वो कोई इशू है, या तो पॉलिटिकल कोई उनका ऑब्जेक्टिव है। ओके, उसको अचीव करने के लिए ये गाइडलाइन देता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड proposing solution to existing problems। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। ओके, किस चीज का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि ये अंडरस्टैंड किया जाए सोसाइटी एंड proposing solutions to existing problems। ओके, ये फ्रेमवर्क क्या आपको देता है बेसिकली, इजी लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड कर सकें आप सोसाइटी एंड प्रोपोजिंग, सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकें आप, दे सकें सॉल्यूशंस जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके। जैसे मैंने आपको कहा लिमिटेशंस क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सॉल्यूशंस कौन से देंगे, राइट, ये सारी चीजें। विद इन फेमिनिज्म डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। अब देखें, पर्सपेक्टिव्स लिखें, ब्रांचेस लिखें, ओके, काइंड्स लिखें, थ्योरीज की जो है वो प्रोस्पेक्टिव्स लिखें। अब इसको आप यूं करके देखा करेंगे, ये देखें, प्रोस्पेक्टिव है, ओके, इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं इधर, इसमें नहीं शो हो रहे बट आ जाते हैं। इमर्ज हुए, ईच एक्सप्लेनिंग women's ऑपरेशन इन डिफरेंट वे। ओके, दीज आर कॉमनली नोन एज द टाइप्स और स्कूल्स ऑफ फेमिनिज्म। देखें, टाइप्स की बात हो रही है, देखें द वर्ड्स, देखें कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। टाइप्स, प्रोस्पेक्ट्स, ब्रांचेस, वो सारी इसमें स्कूल ऑफ फेमिनिज्म पे बात होगी। अब लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म। सो ईच ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स जो है वो इंटरप्रेट करते हैं फेमिनिज्म थ्योरी को डिफरेंटली। इन सारों का जो मानना है, कि जो आइडिया है, ये जो इनका पर्सपेक्टिव है वो अलग है। इन थ्योरीज जो भी इन्होंने फेमिनिज्म की थ्योरीज दी हैं, ये डिफरेंटली जो है वो इन चीजों पे बोलते हैं, एंड प्रोपोजेस डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। और ये प्रपोज करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस को ताकि ये अचीव कर सकें जेंडर इक्वालिटी को। ओके, डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। वाई डू वी नीड फेमिनिज्म, हमें फेमिनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम चाहते हैं कि औरतों के हकूक पे बात हो,
क्यों हम चाहते हैं कि पेट्रियार्की खत्म हो, क्यों हम चाहते हैं कि जो है वो औरतों को राइट मिले, रीजन क्या है? ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तभी तो उस पे बात होती है ना। इश्यू अराइज होता है फिर ही तो उस पे जो है वो बात होती है ना। तो every theory emerges because it seeks to address a particular social problem। हर थ्योरी इमर्ज होती है क्योंकि वो सीख करती है तो एड्रेस कर सके किसी सोशल प्रॉब्लम को। फेमिनिज्म डेवलप्ड बिकॉज women have historically been among the most marginalized and discriminated groups of the society। अब ये देखें, ये थ्योरीज जो हैं इमर्ज होती हैं ताकि ये हल कर सकें पार्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम्स को। फेमिनिज्म डेवलप्ड होता है बिकॉज जो विमेन हैं वो हिस्टोरिकली हम लोग देखें हिस्ट्री में जाके तो बहुत ज्यादा उनको जो है वो मार्जिनलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर को फेस करना पड़ा है। थ्रू आउट द हिस्ट्री women have experienced the discrimination। ओके, हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो women को क्या फेस करना पड़ा है? डिस्क्रिमिनेशन। कल्चर, किसके नाम पे? कल्चर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कल डिफरेंट कल्चर्स में। अब देखें वुमेन को बहुत सारे कल्चर्स में राइट्स ही नहीं दिए जाते, वुमेन को इन्फीरियर माना जाता है बहुत सारे रिलीजन्स में। आप देखेंगे वुमेन को राइट टू इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता। ओके, उनको इन्फीरियर समझा जाता है, उनकी जो है वो राय की अहमियत ही नहीं होती। ओके, ट्रेडिशंस भी आप देखेंगे कि ऐसे ये सती एक ट्रेडिशन था जो है वो हिंदूज में। और अवाइली आप दौर में जाएंगे, द डेज ऑफ जाहिलिया, बच्चियों को जो है वो जिंदा जो है वो दफन किया जाता था। ट्रेडिशन सी ना। अगर कोई हिंदू कम्युनिटी में अगर किसी औरत का जो है वो हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो ऑन हिज फायर उसको भी जलाया जाता था भाई। तो ये सारी चीजें ही हमारे ट्रेडिशंस में विमेन को फेस करनी पड़ी है ना। ओके, ये कारोकारी का कॉन्सेप्ट जो अभी तक चलता आ रहा है ये क्यों है? ओके, वुमेन को ये जो संग चट्टी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी ने कोई गलत चीज कर दी तो उसके बदले में किसी औरत का जो है वो आप दे दें, औरत को दे दें उसके बदले में। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में आगे जाके। ओके, तो हिस्टोरिकल कस्टम्स जो होते हैं आपके वो भी औरत को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ओके, तो इसलिए जो है वो थ्योरीज और ये प्रोस्पेक्टिव्स ये वजूद में आई हैं, बनाई गई हैं। दे हैव बिन marginalized, oppressed, exploited, denied equal opportunities in both the public and private life। घर में भी उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, घर में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस की करनी पड़ती है। पब्लिक प्लेस में जाती हैं तो उधर इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, उधर उनको जो है हेरासमेंट और डिफरेंट चीजें के चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, राइट। हम इन चीजों को विटनेस करते हैं हिस्ट्री से लेके आज तक। एक रोज अब रिसेंट एग्जाम्पल देख लेना, अब डॉक्टर एक पढ़ी लिखी औरत जिसने एक मर्द को जवाब दे दिया कि भाई आई डोंट वांट टू गेट मैरी, ओके मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो माशाल्लाह उनकी गिरत का तकाजा ये था कि उन्होंने कहा कि ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी और की क्यों मैं होने दूं, मैं तो इसका चेहरा बिगाड़ूंगा भाई। माशाल्लाह से आप फिर जहनियत देखे ना लोगों की। तो ये हिस्ट्री में तो हो रहा था पर अभी भी ये चीजें हो रही हैं। अभी भी रोज आप न्यूज देखें तो कितनी बच्चियों के साथ जो है वो सेक्सुअली उनको अब्यूज किया जाता है। और उसमें आप जो है वो अगर गर्ल्स मेरी ये बात सुन रही हो, मेरी ये वीडियो देख रही हो, और अगर बॉयज भी देख रहे हो, पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, कल के मुस्तकबिल के आप बाप बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, आप मुस्तकबिल की माएँ बनेंगी। तो हमेशा अपने बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना आपका काम है। अगर क्योंकि बच्चे जो होते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की अमानत होते हैं,
बच्चियों को आप भेज देते हो बाहर के जो है वो आप जाके सामान लेके आओ घर का, ये लेके आओ वो लेके आओ, क्यों? क्या ये दौर है ऐसा कि बच्चियों को आप भेजते हो बाहर, बच्चों को आप भेजते हो बाहर? नो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आप उनकी हिफाजत करें। अगर वो आप अपनी एक जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, ओके, तो ये जो गिफ्ट अल्लाह पाक ने आपको दिया, क्योंकि आपने ख्वाहिश की, तो वो आप ख्वाहिश ना करें, क्योंकि आप जो है वो खुद को पहले ऐसा बनाएं फिर उस चीज पे काम करें। राइट? तो वुमेन को जो है ना सिर्फ प्राइवेट लाइफ में बट पब्लिक लाइफ में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। Across the world, women have often been portrayed as a weak, women emotional, women irrational, women dependent, despite their significant contributions to the society. अब बोला ये जा रहा है, अगर हम दुनिया में देखें तो विमेन को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है? वीक है वुमेन। ओके, विमेन जो है ना बड़ी इमोशनल है, विमेन जो है ना वो सच्ची होती है। विमेन इमोशनल तो होती है पर होता वही है जिसको जो फील करता है, अपनी गलती को भी फील करता है, अपनी गलती को फील करें, उस पे रियलाइजेशन करें, और अगर आप रियलाइज कर रहे हो तो आप इमोशनल हो जाओगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप जो है वो रेशनल बिहेवियर शो करोगे, आप जो है वो उसको आप इरेशनल बोलेंगे कि जो जो है ना ये रो रही है तो मीन्स ये इरेशनल है। ओके, ये लॉजिकल नहीं है, ये रेशनल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये कोहेरेंट बिहेवियर नहीं है इसका। दूसरा तो ये डिपेंडेंट है ना, तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये उनकी हालांकि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। जब आप बोलते हो कि भाई हमारे पे डिपेंडेंट है, तो आपने क्या, मुझे एक सवाल बताओ कि आपने उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हैं? आपने उनको जो है वो इक्वली समझा है, मुआशरे का हिस्सा समझा है? आज भी आप डेटा उठा के देखेंगे कितनी गर्ल्स जो हैं और कितने बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और कितनी उसमें से गर्ल्स का रेशो कितना है। राइट? तो वुमेन परफॉर्म करती हैं बहुत प्रोडक्टिव वर्क, मींस पेड एम्प्लॉयमेंट। अब देखेंगे कि आप जो है वुमेन जो है वो बाहर भी जाती है, अपनी जॉब भी करती है, या हलाल रिज़्क कमाने जाती है, या देखें अपनी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में वो जहाँ भी पढ़ा रही है, कुछ भी कर रही है, वो अपना काम कर रही है, और घर आके वो घर का काम भी करेगी, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाएगी, चाइल्ड केयर भी करेगी, अपने बच्चों को भी संभालेगी, केयर गिविंग भी करेगी, मीन्स रिप्रोडक्टिव वर्क भी करेगी। हाउएवर देयर कंट्रीब्यूशन हैव फ्रीक्वेंटली बीन अंडरवैल्यूड। ओके, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो क्या होती हैं? अंडर वैल्यूड होती हैं, उनको अंडर वैल्यू किया जाता है, उनको वैल्यू नहीं दी जाती, उनको अंडर पेड किया जाता है, कम उनको पैसा दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है उनको। ओके, तो ये चीजें होती हैं। is an awareness of the human rights increased during the enlightenment? अगर हम लोग बात करें अवेयरनेस ऑफ द ह्यूमन राइट्स की, ओके, अवेयरनेस ऑफ द ह्यूमन राइट्स इंक्रीज होती हैं ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट। ओके, इनलाइटनमेंट जो है ना, रिनाइसेंस का टाइम आपने सुना था, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये जब आए थे तो इनलाइटनमेंट का दौर था। जब ये इनलाइटनमेंट और अवेयरनेस शुरू हुई तो राइट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। women also began demanding the equal rights and opportunities, औरतों ने डिमांड करना शुरू किया इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को। ओके, अब मगना कार्टा जो था 1215 में laid the foundation for the idea of the rights and constitutional government। ओके, ये जो था वो मगना कार्टा 1215 में इसकी फाउंडेशन डाली गई, ये बनाया गया फॉर द आइडिया ऑफ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। किसके लिए? राइट्स के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी आया 1776 में। अब ये डेट्स भी याद रख लें, 1776 में जो एम्फसाइज करता था लिबर्टी को, इक्वालिटी को। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया था 1789 को,
उसने प्रमोट किया आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, आज़ादी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, भाईचारा, इन सारों चीज़ों पे जो है वो बात की गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आल्सो ट्रांसफॉर्म द women's roles को, okay, and the industries expanded, the women increasingly entered the workforce and contributed to the economic production. However, despite their contribution, they continue to experience discrimination, lower wages, unequal treatment. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसमें वुमेन को इनकरेज किया गया कि आप आए, हमारी जो है वो इकोनॉमी बड़ी डाउन जा रही है, आप आके जो है वो इंडस्ट्रीज में काम करें। उनको जो है वो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वुमेन को भी जो है वो इंटर होने का मौका मिला वर्कफोर्स में, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में। ओके, पर हुआ ये कि उनकी कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी और लोअर वेजेस फेस करने पड़े। ओके, एन अनइक्वल ट्रीटमेंट उनको जो है वो मिलने लगी। रिकॉग्नाइजिंग इनजस्टिसेस, इन इनजस्टिसेस को देखते हुए अर्ली फेमिनिस्ट जो थे, सच एज मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी और जेन एडम्स थे, आर्ग्यू करते हैं कि women needed a separate movement to challenge the discrimination and secure the equal rights. Recognizing these injustices, इन injustices को देखते हुए जो फेमिनिस्ट थी, जैसे मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट है या जेन एडम्स हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि विमेन जो है उसको नीडेड है सेपरेट मूवमेंट, ताकि ये जैसे कि मदर्स है ना फेमिनिज्म की, विमेन राइट्स पे उन्होंने बड़ा काम किया है। वो उन्होंने बात की कि सेपरेट एक मूवमेंट चलाई जाए वो जो चैलेंज करे डिस्क्रिमिनेशन को और सिक्योर करे इक्वल राइट्स को women के। Okay, they believed that the women should not be discriminated against simply because of their biological sex. ये बिलीव करती हैं कि जो women है उसको should not be discriminated against simply because of their बायोलॉजिकल सेक्स, उसकी बायोलॉजिकल सेक्स की वजह से, क्रोमोसोमल मेकअप की वजह से, बायोलॉजिकल सेक्स और जो है वो जस्ट बिकॉज जो वुमेन है वो वुमेन है उसकी बिना पे उसको क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। एंड दैट सोसाइटी नीडेड अ न्यू आइडियोलॉजी, उनको एक नया आइडियोलॉजीज या आप कहेंगे उनको जो ये थ्योरीज हैं उनका जो माइंड है, ओके, उसको चेंज किया जाए टू चैलेंज द पेट्रियार्की, ये जो मर्दों का समाज है और विमेन को सबऑर्डिनेट और मेल को डोमिनेंट रखा गया है, उस निज़ाम को जो है वो चैलेंज किया जाए। एंड जेंडर इनइक्वालिटी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। दस द थ्योरी अभी ओके इतना ही है। मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है कि इतने एफर्ट्स लग रहे हैं तो आप एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ओके, और हमें पता चले कि हमारे एफर्ट्स जो हैं वो आपको फायदा दे रहे हैं। Thus, feminist theory emerges an ideology to challenge the women's subordinate status. अब पेट्रियार्की में वुमेन को सबऑर्डिनेट स्टेटस दिया गया है तो उसको चैलेंज करने के लिए ये जो है फेमिनिस्ट थ्योरी इमर्ज हुई। ओके, ताकि प्रोमोट किया जाए इक्वालिटी को, जस्टिस को और एम्पावरमेंट को। ओके, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मैनी influential thinkers reinforce the patriarchal ideas, बहुत सारे जो influential thinkers हैं वो reinforce करते हैं patriarchal ideas को। ओके, अब देखें एरिस्टोटल जो है वो उनका, अब ये जो है वो बड़े बड़े लोग थे और उन्होंने भी पेट्रियार्कल आइडियाज को जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। इन्होंने कहा है कि द रिलेशन ऑफ द मेल टू फीमेल इज बाय नेचर दैट ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर, मींस मेल जो है वो सुपीरियर है और वुमेन इंफीरियर है, और मेल जो है वो रूलर है और वुमेन जो है वो रूल्ड है। देखें इनके आइडियाज। अब थॉमस जेफरसन वो भी आर्ग्यू क्या करते हैं, द प्लेस ऑफ वुमेन इज नॉट द पब्लिक ऑफिस। ओके, समझ रहे हैं, माइंड सेट देखें, द प्लेस ऑफ द वुमेन इज होम, औरत की जगह घर में है।
औरत की जगह पब्लिक प्लेसेस में नहीं है। ओके। एक और इंसान है ये चार्ल्स डार्विन, जिसको आप सोशियोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में इन्होंने बात की है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। तो मेल इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू द फीमेल। वेरी नाइस। इनका मानना ये देखें, ये इनका मानना भी ये है कि मेल जो है ना वो सुपीरियर होता है इंटेलेक्चुअली फीमेल से। अब आ जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड की तरफ, तो वो है एनाटॉमी इज डेस्टिनी। इट मीन्स ये जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना बाय बर्थ, जो आपको साइन होते हैं, ये एनाटॉमी जो है वो ही आपकी डेस्टिनी हो जाती है। ओके। ओके, बाय दिस फ्रॉइड मीन्स दैट द बायोलॉजिकल जो सेक्स है significantly shapes an individual's personality and social roles को। feminists criticize करते हैं such ideas को because they were often used to justify women's subordinate status। अब इन्होंने कहा है कि भाई women, जैसे इन्होंने कहा था ना, साइमन ने कहा था कि one is not born but rather become a woman। ओके। तो इनका मानना भी ये इनका मानना ये है कि अगर औरत जो है बाय बर्थ औरत है, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की बेसिस पे अगर वो औरत है तो उनको रोल्स भी वैसे ही दिए जाएंगे, उनको ट्रीट भी वैसे ही किया जाएगा। मीन्स वो सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रहेगी। तो इन्होंने कहा एनाटॉमी इज डेस्टिनी। देखिए कितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप जरूर इन पे काम करें। अब कॉन्टेम्प्ररी कहते हैं, कॉन्टेम्प्ररी मीन्स मॉडर्न। ओके। कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में मेनी फेमिनिस्ट आर्ग्यू ये करते हैं कि विमेन कंटिन्यू टू फेस द कैरेक्टर असैसिनेशन। विमेन को हर जगह पे, अब देखें जो खोखले इंसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब आपसे वो compete नहीं कर पाते तो वो आपके करेक्टर पे बात करना शुरू कर देते हैं। सेक्सिज्म वुमेन को फेस करना पड़ा, हेरासमेंट फेस करना पड़ा, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी पॉलिटिक्स में, वर्क प्लेस में, मीडिया में, सोसाइटी में। एंड दे मेंशन करते हैं दैट despite significant progress, gender inequality still exists, making the feminism relevant into the modern world। Okay। अब ये मेंशन ये करते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की के होते हुए भी जेंडर को जो है वो इनइक्वालिटी अभी तक, इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और फेमिनिज्म जो रिलीवेंट है इन द मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें मींस औरत को जो सबऑर्डिनेट पोजीशन दी जाती है ना, उससे रिलेटेड उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन फेस करनी पड़ती है पॉलिटिक्स में, वर्क प्लेस में, मीडिया में, सोसाइटी में। ओके। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है, उनको किसी ने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होके, ये पीली टैक्सी है। ओके, उनकी जो है वो ऐसी ऐसी पिक्चर्स उनके मुखालिफ ने एरोप्लेन से नीचे फेंकी थी, जो मकसद है कि उनकी करेक्टर पे उंगलियां उठाने के लिए, उनके करेक्टर को गंदा करने के लिए ये हरबे आजमाए गए थे। ओके, अगर हम लोग फातिमा जिन्हा की बात करें तो उनके भी करेक्टर पे जो है वो बात की गई थी। ओके। हेनली क्लिंटन जो है ना, हिलेरी क्लिंटन, उन पे ट्रम्प ने भी रिमार्क्स दिए थे, वो भी आपको याद होंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, और जो है वो इन चीजों पे जो है वो विमेन को हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन टुमारो, राइट? सो स्टे कनेक्टेड। अगर आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के भी मिल जाएंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो है वो आप पाकिस्तान अफेयर्स के जो आगे के लेक्चर्स हैं वो आप बनाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करेगा कि हम लोग इसको कंप्लीट करके फिर किसी दूसरी चीज पे आएंगे। तो कनेक्टेड रहें, आपको सब कुछ पूरा मटेरियल में प्रोवाइड करूंगी। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे कोई इतनी वफादारियां शो कर रहा है ना, तो आप भी वफादार रहें।
लाइक करने में, सपोर्ट करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, इससे हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलती है। और यूट्यूब हमारी वीडियो को रैंक करता है और दूसरों तक उसको पहुंचाता है, ज्यादा ऑडियंस तक, और कोई हमें फायदा नहीं होता। लाइक्स और कमेंट से कोई फायदा नहीं होता, जस्ट इसकी जो है वो रिकमेंडेशन बढ़ जाती है वीडियो की। तो हमें अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखें, खुश रहें, मेहनत करें, और जल्दी जो है वो जॉब लें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मैं आपको बताऊं तो जो भी अभी कनेक्टेड है, मैं उनको एक चीज बताती हूँ। अब सीएसएस जो है वो एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है। ओके, सीएसएस एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। अलोंग विद दैट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि ये जो दूसरी कमीशंस आती है ना, आर्मी की, नेवी की, पीआईए की, जिसमें 27 ईयर्स की एज रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, और उनकी कमीशन ज्यादा इजी होती है, प्रोसीजर उनका आसान होता है, तो आप वो चीजें भी अवेल करें। अब मुझे किसी ने देर से बताया था, वरना मैं उन मुझे नहीं पता था कि ये चीजें भी हैं, उनकी तरफ भी हमें जाना चाहिए। जैसे उनकी कमीशन होती है और उनके पर्क्स भी ज्यादा होते हैं, इट्स सिमिलर टू यू नो उनको भी वही जो है वो घर दिए जाते हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है, गाड़ियां दी जाती हैं, सर्वेंट्स दिए जाते हैं। तो आप ये ये साइड भी एक्सप्लोर करें। एक ये चीज, दूसरा ये कि अलोंग विद दैट स्किल सीखें। एआई का सीख रहे हो आप स्किल, उससे आप जो है वो अर्निंग करना शुरू करो। ओके, क्लाउड सीखो, आप जो है वो ये अपना कैनवा सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, पाइथन सीखो, एसक्यूएल सीखो। ओके, ये जो डिफरेंट एआई से रिलेटेड चीजें हैं उससे भी कनेक्टेड रहो। राइट, क्योंकि जब सीएसएस नहीं क्लियर हो पाता ना, फिर इंसान जो है वो खाली हाथ रह जाता है। हर डाइवर्स रहो आप, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। बस मैं आपको चाहती हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको दूं ज्यादा से ज्यादा, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए टाइम पे। और वो लोग जो हैं जिनकी एज अब 30 से ज्यादा होगी, ये नहीं दे सकते अटेम्प्ट, तो वो एफआईए में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें अप्लाई करें आप। अल्लाह पाक आपको जरूर कामयाब करे, अपनी मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचाए। खुद का अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, और प्लीज मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरे लिए बस इतना करें आप। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।